राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद से सियासत में प्रवेश करने वाले प्रेम प्रकाश राय आजमगढ़ के वह चेहरा हैं जो संगठन में निर्विवाद हैं। संगठन पर मजबूत पकड़ रखते हुए निरंतर भाजपा के राष्ट्रवाद के सपने को अंजाम देने में लगे रहते हैं। स्कूली शिक्षा भी संघ की छाया में हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे विद्युत विभाग की नौकरी की। लेकिन सियासत करना था तो उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए देश के बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ से जुड़कर कर्मचारी हितों की लड़ाई प्रदेश स्तर पर लड़ी और उसी दौर से एक मजबूत पहचान बनाई। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद सियासत की चाह के चलते वह भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह जुड़ गए और उसी दौरान उन्हें भाजपा का जिलाध्यक्ष बना दिया गया। 2017 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर लड़ा गया। पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। जिन विधानसभा सीटों पर 6000 वोट मिलते थे उस पर बेहतर संगठन संचालन से उन्होंने 10 गुना इजाफा कराया और सपा के इस गढ़ में एक किले को तोड़कर एक सीट पर कमल खिलाया। कई सीटों पर हार का अंतर मामूली रहा। भाजपा के एक ऐसे कद्दावर नेता से गुड न्यूज भारत ने आज चुनावी चर्चा में खास बातचीत की। गुड न्यूज भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान प्रेम प्रकाश राय, जिनकी पृष्ठभूमि संघ के साथ ही शुरू हुई है। राजनीतिक जीवन ही इनका संघ के साथ शुरू हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी संघ के साथ शुरू किए हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक सफल जिलाध्यक्ष के रूप में रहे हैं। मौजूदा वक्त में विधानसभा चुनाव चल रहा है। आज हम उनसे कुछ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रेम प्रकाश राय जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम। आपसे हम जानना चाहेंगे कि बचपन में क्या रहा कि आपकी रुझान राजनीति की तरफ बढ़ी। मैं ग्राम सभा सठियाओं का रहने वाला हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 में प्रारंभ होकर के ठीक 15 साल बाद 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा मेरे ग्राम सभा में लगने लगी थी। मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे और 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई, सरकार ने सारा का सारा आरोप संघ पर मढ़ा और संघ के जो प्रमुख लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उसमें मेरे पिताजी भी गिरफ्तार हुए। 6 महीने बाद जेल से जब संघ से प्रतिबंध हटा तो रिहा हुए। मैं भी जब से होश संभाला मैं शाखा में जाने लगा और मेरे अंदर देशभक्ति, अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान, अपने देव स्थानों के प्रति सम्मान, इस देश के नदी पर्वत के प्रति सम्मान बचपन की चीज है। मैंने बचपन से ही इन सब बिंदुओं पर अध्ययन करना शुरू किया। हाई स्कूल तक मैं सठियाओं में शिक्षा ग्रहण किया। इंटरमीडिएट डीएवी इंटर कॉलेज में जब आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय चौक पर था। मैं उसी संघ कार्यालय में रह करके 4 साल इंटर की शिक्षा और बीएससी मैंने संघ कार्यालय से ही किया। इस बीच संघ का जो शिक्षा वर्ग होता है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, ये भी मैंने किया। जब मैं संघ कार्यालय पर रहकर बीएससी कर रहा था उस समय माननीय कलराज मिश्र, जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में आजमगढ़ में कार्य प्रारंभ किए थे और उसी समय से मैं माननीय कलराज जी के सानिध्य में उनके चरित्र और आदर्श को अपना बड़ा मानते हुए मेरी राजनीतिक रुचि भी उसी समय विकसित हो गई थी। फिर शिक्षा के बाद
मेरे जीवन में दो ही इच्छा थी, या तो शिक्षक बनूंगा अथवा वकील बनूंगा, अधिवक्ता बनूंगा। लेकिन शिक्षा जैसे ही समाप्त किया, मैं सरकारी सेवा में चयनित हो गया और सरकारी सेवा में आने के बाद मेरी सीधी राजनीति की रुचि में विराम लग गया और मजदूर क्षेत्र, चूंकि विद्युत का क्षेत्र था, तो भारतीय मजदूर संघ की यूनियन उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ, उसमें मैंने ट्रेड यूनियन का काम शुरू किया। और ट्रेड यूनियन में भी रहते हुए, चूंकि मेरी प्रारंभ से ही रुचि कमजोर लोगों के प्रति, जिनका कोई नहीं है, दबे हैं, कुचले हैं, मजदूर हैं, उनके उत्थान के बारे में मेरा परिश्रम कितना काम आएगा, मजदूरों के हित में मैं लगा और उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहा, महामंत्री भी रहा और लंबे समय तक ट्रेड यूनियन का काम करता रहा। इस बीच 1996 में जब प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, सेवा में रहते हुए मेरी इच्छा हुई कि अब सेवा से निवृत्ति ले ली जाए। मैंने रिजाइन कर दिया और 1996 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए प्रयास किया। अंतिम समय में मुझे टिकट नहीं मिला और फिर अधिकारियों के ही कहने से, परिवार के कहने से मैंने अपना रिजिग्नेशन, मेरा स्वीकृत नहीं हुआ था, मैंने वापस ले लिया। फिर मैं उसी विद्युत मजदूर संघ के काम में लगा। मजदूर जगत में भारतीय मजदूर संघ के काम में लगा। वर्ष 1914 में जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, तो चूंकि सेवानिवृत्ति के बाद मेरे ऊपर से जो सरकारी सेवा का आवरण था वो समाप्त हो चुका था। और रिटायरमेंट के बाद अमूमन लोग चाहते हैं कि हम विश्राम करें, लेकिन अचानक से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हो गए और आपको जिलाध्यक्ष भी बनाया गया। तो यह महज एक घटना थी या एक सोची समझी पूरी रणनीति के तहत इसको आपने अंजाम दिया? जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मेरी रुचि राजनीतिक थी, लेकिन सरकारी सेवा में आने के बाद सीधे राजनीति नहीं की जा सकती है और न ही किसी को करना चाहिए। इसलिए मैंने मजदूर क्षेत्र चुना अपने लिए और मजदूर क्षेत्र में जितनी ऊंचाई तक कोई जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष तक, वहाँ तक मैं गया था। अब सेवानिवृत्ति के बाद मैं पहली बार सरकारी सेवा से स्वतंत्र हुआ, लेकिन संबंध और संपर्क भारतीय मजदूर संघ में रहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, गांव के लोगों से, समाज के लोगों से बना रहा और मेरी पूर्व की सेवाओं के आधार पर ही, चाहे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश में विद्युत के अध्यक्ष रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सेवानिवृत्ति के 6 महीने बाद ही, भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल, उसका मैं अध्यक्ष बना और 3 साल तक मैंने अपनी अध्यक्षी की। अध्यक्ष के तौर पर जो है आपकी क्या उपलब्धियां रहीं आजमगढ़ जिले में? जब मुझे अध्यक्षी मिली तो ऐसा नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं सत्ता में रहने वाली है। लगातार सत्ता से बाहर 15 सालों से थी। जब मैं अध्यक्ष बना तो मैं ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सत्तारूढ़ दल का कार्यदायित्व मिलने जा रहा है। इस जिले में
2017 के चुनाव के पहले 2012 में भी चुनाव हुआ था विधानसभा का। कोई ऐसी विधानसभा नहीं थी जिसमें हम द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे। सभी में तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान पर ही थे। कहीं 6,000 वोट था, कहीं 3,000 वोट था, कहीं 12,000 वोट था। अधिकतम आजमगढ़ जिले में एक बड़ा चैलेंज था। लालगंज विधानसभा में 20 के आसपास वोट था। आजमगढ़ जैसे जिले में जहां सपा कभी बसपा, कभी सपा कभी बसपा, ऐसे जिले में भारतीय जनता पार्टी 2017 का चुनाव लड़ना था। और मैं बड़े ही विश्वास से कह सकता हूं कि टिकट का वितरण 2017 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा समीकरण के तहत किया कि सपा और बसपा पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ने लगी। और जिस विधानसभा में 3,000 वोट मिला था, वहां हमें 73,000 वोट मिला। ठीक है कि हम द्वितीय स्थान पर रहे और 2,200 वोट से अतरौलिया हार गए, 22,500 वोट से लालगंज हार गए, उतने ही के आसपास वोट से मेहनगर हार गए। फूलपुर एक विधानसभा सीट जीते। जिस सदर विधानसभा में 2012 में हमको 6,000 वोट मिला था, वहाँ हम 62,000 वोट पाए। उस दिन न हमारे कार्यकर्ता को विश्वास था, न हमें कोई ऐसा विश्वास था कि हमें जनता का इतना अपार जन समर्थन मिलने जा रहा है। 6,000 से वोट बढ़ेगा तो 12,000 हो जाएगा, 12 दूनी 24,000 होगा, 24 दूनी 48,000 हो जाएगा। लेकिन 6,000 से 62,000 होगा तो ये तो न हमारे कल्पना में थी, न जनता की कल्पना में थी, और न हमारे कार्यकर्ताओं को कल्पना थी। अगर हमको ये कल्पना उस समय ही रही होती कि जनता का इतना बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, तो शायद हम अतरौलिया सीट 2,200 वोट से न हारे होते। ये पिछड़ा बाहुल्य जिला था, तो क्या मतलब इसे आप चमत्कार मानते हैं, या आप अपनी मेहनत या संगठन की मेहनत? देखिए ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी अगड़ा पिछड़ा के नाते कभी, हमारा जो जनसंघ के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी रही, तो आपको ये बता दूं कि सर्वाधिक वोट पिछड़े वर्ग से ही मिलता था। अगड़ा वर्ग, जनसंघ के काल तक अगड़ा वर्ग हमारे साथ नहीं था। या तो वो कांग्रेस के साथ था या और किसी दलों में रहते थे। संसद जब तक जनसंघ रही है तब तक हमारे कार्य का आधार पिछड़ा ही था, और पिछड़े में ही भारतीय जनसंघ का आधार माना जाता था। अब आप समझ लीजिए कि पिछड़ा जिला के नाते अब 67 में हम आजमगढ़ की 2 विधानसभा जीत गए थे। अगर हमारा पिछड़ा आधार नहीं होता, 67 में हम मेहनगर विधानसभा में जैनू राम जी जीते थे और लल्लू बाबू जीते थे मऊ से। तब आजमगढ़ मऊ एक ही था। लेकिन 69 में हम फिर लड़े, चुनाव हुआ मध्यावधि चुनाव, तो निजामबाद विधानसभा में रामबचन यादव जी जीत गए थे। अगर हमारा पिछड़ा पहले से आधार नहीं होता तो रामबचन यादव को हम विधायक कैसे बना पाए थे? इसका तो सीधा अर्थ है ना कि तब सारा का सारा यादव वोट हमारे ही पास था। आप बतौर अध्यक्ष जो है पिछड़ों को जोड़ने में कितना कामयाब रहे? देखिए, मैं मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं और तन मन हृदय से जो समाज पिछड़ गया है, समाज में रेस दौड़ में जो आगे हैं वो आगे हैं, जो पीछे हैं उनको ही हमको आगे वाले के साथ पकड़ाना है। उसमें जाति थी कि पूरा वर्ग था? नहीं, वर्ग ही की बात करिए, वर्ग ही था पूरा पूरा। और अपनी एक कल्पना है कि जब तक दलित पिछड़ा इसकी उन्नति नहीं होगी
तब तक हमारे काम करने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर देश की सर्वांगीण विकास या इसको विकासशील देशों के श्रेणी में उच्चतम स्तर तक ले जाना है तो सब समाज को जब तक एक रेस में नहीं ला देंगे तब तक देश के विकास की कल्पना करना ही गलत है। अच्छा, प्रदेश में भाजपा जब सत्तारूढ़ हुई, प्रचंड बहुमत मिला उसको, और इसी के आधार विकास को ही आधार बनाया गया था, और इस जिले में 10 विधानसभा सीटें थी। विकास अमूमन यहाँ समाजवादी पार्टी ने किया है, ऐसा उनका दावा रहता है कि आजमगढ़ का जो भी विकास हुआ वो समाजवादी पार्टी ने किया है। तो ऐसे में 10 सीटें जब यहाँ पर थी तो आप इस जिले में, पिछड़े बाहुल्य जिले में कैसे जो है आप जो चुनाव चल रहा है इसमें कैसे सेंधमारी करेंगे इस बार तो पूरा का पूरा पिछड़ा बीजेपी के पास ही है। सारी सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के पास है। समाज के हर वर्ग से हमारे प्रत्याशी हैं। प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ हुई और भाजपा को प्रचंड बहुमत भी मिला और विकास को आधार बनाया गया, विकास के दावे भी हुए, लेकिन चुनावी मौसम आते आते जो है पूरा राजनीति का केंद्रीकरण जाति और धर्म पर केंद्रित हो गया। ऐसे में जिले में 10 सीटें हैं और सभी सीट पर आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछड़ा बाहुल्य जिले में जहां सपा का इसको गढ़ माना जाता है, इस किले में कैसे सेंधमारी करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात के आधार पर तो कभी इसका चिंतन ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाता वर्ग को एकत्रित करने का केवल एक ही उसका अपना तरीका है कि हम राष्ट्रवाद से सारे समाज को जोड़ेंगे। राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्र के लिए विकास आवश्यक है। इसके जो सारे देव स्थान हैं उनका मान सम्मान हो, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बने, नौजवानों को रोजगार मिले, बुजुर्ग अपाहिज लोगों को जिनकी परवरिश की कठिनाई है उनको कुछ अनुदान मिले। तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी एकांगी होकर सोचती ही नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप रहा है कि नौजवानों को रोजगार के बदले लाठियां मिल रही हैं। अरे भाई, वो गोली चलाने वाले लोग भी कहें कि लाठी चल रही है। जिन्होंने निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई, अगर वो कहते हैं तो गोली और लाठी में तो बहुत अंतर है। हो सकता है कि कानून व्यवस्था के लिए कहीं कभी हुआ हो, जबकि वो दुखद माना जाता है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन कभी कभी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी कुछ न कुछ निर्णय तात्कालिक लेते हैं, लेकिन हमने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई है। बहुत होगा तो ऐसा ही कि उस उन्माद को तत्काल थोड़ा विराम देने के लिए, कुछ तितर बितर करने के लिए ऐसा कुछ हुआ होगा। अच्छा, विकास कार्य के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत हुए, लेकिन आजमगढ़ एक बहुत बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो कोई 5 साल में कोई 5 बड़ा विकास कार्य बताइए। देखिए, सड़कों के माने में मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही सड़कों का चिंतन शुरू हुआ। पहली बार मैं समझता हूँ कि 60-65 वर्ष कांग्रेस के शासन के बाद अटल जी को शासन करने का मौका मिला था। और अटल जी का ही एक कॉन्सेप्ट था कि देश के अंदर अच्छी सड़कें होनी चाहिए, जिसमें वो चतुर्भुज योजना के तहत सड़कें बनवाई, जो सभी सड़कें हम लोगों के जीवन में, मेरी भी 65 साल की उम्र हो गई, मैं समझता हूँ कि ऐसी सड़कों को 65-70 साल के कार्यकाल में किसी ने देखा नहीं था। मैंने अटल जी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट कि सड़कें बेहतर होंगी तो इससे विकास के रास्ते खुलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, इसका भी अपना मानना यही है कि बेहतर सड़कें ही हमारी विभिन्न समस्याओं का निदान करेंगी। अब आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कभी कल्पना नहीं रही होगी, जो हमसे पहले की पीढ़ी थी
उसने कभी वो ऐसी रोड देखी नहीं होगी और पूरी जिंदगी समाप्त हो गई होगी। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं आज की जो पीढ़ी है कि हम वह सड़क देख रहे हैं जिसकी हमको सपने में भी और कल्पना में भी हमारे नहीं थी। लेकिन इसकी लकीर समाजवादी पार्टी ने खींच दी थी। नहीं, वो तो जो भी सरकार में 5 साल 10 साल रहेगा तो कुछ तो करेगा ही। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने कभी कुछ किया ही नहीं, बसपा ने किया नहीं, कांग्रेस ने किया नहीं, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी किया जितनी उनकी क्षमता दक्षता थी, सपा ने भी किया, बसपा ने भी किया, लेकिन उस लकीर को हमने इतनी बड़ी लकीर बना दिया कि हमारा विकास चतुर्दिक दिखाई पड़ रहा है। ये एक काम हुआ। दूसरा, आजमगढ़, आप ये मानिए कि आजमगढ़ सबसे बड़ा जिला है, 10 विधानसभा का जिला है। आबादी की दृष्टि से मेरे समझ से आधा करोड़ के आसपास पहुंच रही है और इधर आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज आजमगढ़ में ही है। तो जब हमारी आबादी बड़ी है, आजमगढ़ में सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं, तो जौनपुर में यूनिवर्सिटी हो सकती है, बलिया में हो सकती है, अनेक छोटे छोटे जिलों में हो सकती है। और आजमगढ़ को लंबे समय तक सपा और बसपा ने, चूंकि उनका शैक्षणिक विषय रहा नहीं है, कभी शिक्षा के लिए उनका कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है कि शिक्षा बेहतर होनी चाहिए और शिक्षा के द्वारा ही देश की उन्नति हो सकती है। ये विषय सदन में भी लाया गया था, आपके संज्ञान में होगा, और सदन में ये कह के रिजेक्ट हुआ कि नहीं, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बलिया में आवश्यकता है, जौनपुर में आवश्यकता है, बगल के जिलों में आवश्यकता है। आजमगढ़ जैसे बड़े जिले में जहाँ 10 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा की सीट है, लगभग आधा करोड़ की आबादी है, ऐसे इतने बड़े जिले में यूनिवर्सिटी की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय से आजमगढ़ जिले की बड़ी मांग जो थी कि आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी दी जाए, हमने यूनिवर्सिटी भी दिया और हमने उसका नामकरण भी महाराज सुहेल देव के नाम पर किया, जो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश की अस्मिता धर्म रक्षा के लिए अपने न्यौछावर किया था, अपना राजपाट छोड़ दिया था। ऐसे महापुरुष के नाम पर हमने उसका नामकरण किया है। इसको लोग कहते हैं कि ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के दबाव के चलते जो है हुआ है। अमूमन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में जो है नाम उनका राहुल जी का था, आचार्य उनका था, चंद्रबली पांडे जी थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत जी थे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के दबाव में इसका नाम सुहेल देव। नहीं, दबाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि वो महापुरुष जिन्होंने धर्म और संस्कृति राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और जिनके कारण आज धर्म संस्कृति राष्ट्र संरक्षित है, लेकिन आज़ादी के बाद ही इनको तुरंत स्थान मिलना चाहिए था, उच्च स्थान इतिहास के पन्नों में। लेकिन कांग्रेस के गवर्नमेंट ने इन महापुरुषों को लंबे समय तक, और कुछ, मैं कांग्रेस को ही नहीं कहूँगा, मैं कम्युनिस्ट को भी कहूँगा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस की जो ये मिली भगत थी, उसके कारण जो राष्ट्रीय महापुरुष थे ये उपेक्षित कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ऐसे महापुरुष जिनका इस संस्कृति के राष्ट्र के उत्थान में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, ऐसे लोग जो लंबे समय तक उपेक्षित थे, उनको भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाए। तो क्या लगता है आपको, जाति के मुद्दे भारी रहेंगे या अन्य मुद्दे भारी होंगे? नहीं, जाति तो भारतीय जनता पार्टी जाति पर तो कुछ करती नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी सोशल इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग ये है कि समाज के, भारतीय जनता पार्टी का अगर मंच लगा है तो उसमें समाज का सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं तो समाज के अंदर जो वर्ग हैं और सब वर्ग मिलाकर के एक मूल धारा बनती है,
तो ऐसा न हो कि कहीं एक ही प्रकार के लोग सब जगह बैठ जाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चिंतन में ऐसा है कि समाज के सभी वर्गों को संगठित करके हम एक राष्ट्रीय बड़ी ताकत बनाएंगे, और वही हम काम कर भी रहे हैं। हमने सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही आजमगढ़ में टिकट का वितरण भी किया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी जात की बहुतायत है या किसी की उपेक्षा। सपा है, बसपा है, इनके टिकट वितरण का आधार जाति होती है। हमारे टिकट वितरण का आधार जाति नहीं है, सामाजिक व्यवस्था है कि इसमें सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और आजमगढ़ की 10 विधानसभा में तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 10 प्रकार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, कोई ये नहीं कर सकता कि ये मेरी पार्टी है। अब एक आखिरी सवाल यह है कि अब मतदान में महज 1 हफ्ते बचे हुए हैं और यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? 10 दिन बचे हुए हैं। जनता 10 दिन में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो 24 घंटे में हो जाता है, सत्ता पलट हो जाती है, तो अभी तो समय है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि 1967 में 2 विधानसभा जीती गई थी, 69 में 1 विधानसभा जीती गई थी, 91 में 2 विधानसभा जीती गई थी, 96 में 1 विधानसभा जीती गई थी। मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन काल का श्रेष्ठ प्रदर्शन आजमगढ़ में करने जा रही है। कौन कौन सी सीट है जिस पर? अभी 10 दिन बाकी है ना। अभी हमारे सारे बड़े नेताओं का मार्गदर्शन बाकी है। अभी मोदी जी को आना बाकी है, अभी योगी जी का आना बाकी है। लेकिन मैंने कहा ना कि सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन आजमगढ़ में 67, 69, 91, 93, 96, 2017 से भी बेहतर प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। 17 में हम बेहतर प्रदर्शन करते करते रह गए। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे मतदाता वर्ग में यह विश्वास नहीं था कि अतरौलिया की 3000 विधानसभा वाली सीट 73